अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्पेशल ऑर्डर का एक सवाल और कराता हूँ, अच्छा सवाल है काफ़ी, और बस फिर ये बहुत है। किधर क्या होमवर्क? हाँ तो मैं ये कर लूँ डिस्कस, ये सवाल करा लूँ फिर करता हूँ होमवर्क डिस्कस। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने में करता हूँ। मार्च 2020 20 नंबर का सवाल था। वो और है कंटिन्यू शट डाउन है। मार्च 2020 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। यार आपके जज्बात क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? क्या खामोशी से? बस क्वेश्चन 4 पढ़े मैं ताकि सॉल्व करूं। अच्छा ये जो पेज आप पढ़ रहे हैं इसमें सबसे आखिरी लाइन क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स हेडिंग है, उसकी लाइन है, एक ही लाइन है बस। ठीक है, ठीक नहीं, रिक्वायरमेंट अगले पेज पे।
ये पढ़ लें तो मैं करूँ सॉल्व। पढ़ लें। वाकई पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। है जी, ये सवाल मुश्किलों में नहीं है उस तरह से, डेटा बहुत ज़्यादा है, ये मुश्किल है। वरना मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये उतना मुश्किल नहीं जितना कल वाला था, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं शुरू करूँ। अरे इसको करना भी है मैंने। चलें जी, समझाता हूं मैं। इस तरह के सवालों में ना बस हौसला चाहिए होता है, डेटा इसमें बहुत ज्यादा है। सवाल की मुश्किल यही थी कि इसमें डेटा बहुत ज्यादा था। एक बार सवाल पूरा पढ़ जरूर लें, प्लान कर लें, फिर जब हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे तो फिर तो हम सिर्फ देख ही उसी का डाटा रहे होंगे ना, फिर तो ज्यादा डाटा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि एक कस्टमर जीएल था और उसके साथ एक कॉन्टैक्ट किया था, ये कल वाले की तरह से कहानी है। उससे कॉन्टैक्ट किया था कि उसको हमने एक प्रोडक्ट जिंग 3500 यूनिट्स बेचने हैं 4000 का एक। ये पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में कहा हुआ है कि इस ऑर्डर के लिए हम मटेरियल खरीद चुके थे। कल वाले सवाल में 60 मिलियन का मटेरियल खरीद चुके हुए थे, इसमें मटेरियल खरीदा नहीं है, मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर चुके हुए थे। ये थोड़ा सा फर्क है कल वाले सवाल से। इसके अलावा हम लेबर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, उनको हायर कर चुके थे, लेकिन वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। ये इन दो पैराग्राफ्स की अंग्रेजी बताइए मैंने, इसमें बताइए अगर कोई अंग्रेजी पूछनी है तो। तीसरा पैराग्राफ, अब इन्होंने आरएल को एक नए कस्टमर एसएल ने अप्रोच किया है और उसने 3500 यूनिट्स मांगे हैं एक और प्रोडक्ट डी जिंक के हैं, तो वो जिंक जैसा ही लेकिन थोड़ा सा बस मॉडिफाइड है। और हम सोच रहे हैं कि हम ये जो डी जिंक है ये इसी मटेरियल और इसी लेबर से हम लोग बना लेंगे और 3 महीने लगेंगे डी जिंक बनाने में। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे हो सकता है, यहाँ पर टाइम पीरियड बताया, हो सकता है आगे इस्तेमाल होना उसको। तो 3 महीने लगेंगे डी जिंक बनाने के। यूनिट्स 3500 ही हैं, लेकिन प्राइस कस्टमर ने नहीं बताई और सवाल में आपको कहीं प्रॉफिट भी ऐसा सच नहीं बताया। तो पूछा है कि मिनिमम कितने पैसे चार्ज करें, हैं कम से कम कितने, जितनी कॉस्ट होगी उससे ज्यादा जरूर करना चाहेंगे, लेकिन हमें बताओ कि कम से कम कितने, इससे कम की गुंजाइश नहीं है। तो कंप्यूट दी मिनिमम प्राइस पर यूनिट। एक बार सारी रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे, पर यूनिट कैसे, उसको फिर 3500 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो अच्छी बात है सवाल में यह है कि सबकी हेडिंग्स दे देके सिर्फ उन्हीं की बातें वही लिखी हुई हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इससे इतना बड़ा डाटा हम सिर्फ टू दी पॉइंट उस हेडिंग को देख रहे होंगे तो बाकी डाटा को इग्नोर कर रहे होंगे। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहला मशीनरी, हमें इसके लिए एक मशीनरी किराए पे लेनी पड़ेगी। तो क्या रेलिवेंट होगा, किराया। अच्छा, चूंकि हेडिंग्स हैं और सबके बारे में बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, तो हम ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं सवाल को कि पहले हर हेडिंग को ना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। हर हेडिंग को अलग अलग सॉल्व करके उसकी रेलिवेंट कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। जब सारी हेडिंग्स पूरी कर लेंगे फिर एंड पे कैलकुलेशन बनाएंगे कि जी रेलिवेंट कॉस्ट सब कुछ चुन चुन के उसमें लिस्ट डाउन कर देंगे, बजाय इसके कि अभी एक बड़ा टेबल बनाएं उसमें चीजें मैनेज करें तो मुश्किल होगी। तो एक एक हेडिंग को सॉल्व करते जाते हैं। अब आप समझें, आपके पास छोटे छोटे 3-4 सवाल हैं। मशीनरी करते हैं पहले।
मशीनरी हासिल करने की किराए पे, लीज मतलब किराया, दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम 3 महीने के लिए मशीन किराए पे लें, 2.5 लाख पर मंथ किराया होगा। ये कहां लिखा पर मंथ? मंथली रेंटल, मंथली, तो पर मंथ 2.5 लाख किराया होगा। उसके अलावा हमें 50 लाख रुपए सिक्योरिटी के रखवाने पड़ेंगे। मिल जाएंगे वो वापस, लेकिन सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अगली लाइन से पता चल रहा है कि हम ये सिक्योरिटी रखवाएंगे तो अपना रनिंग फाइनेंस इस्तेमाल करके रखवाएंगे। बेशक कल को पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन 3 महीने तक तो वो पैसा फंसा रहा, और चूंकि वो रनिंग फाइनेंस से लेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इस ऑप्शन पे हमें किराया देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमें कॉस्ट करेगा। हाँ, मेंटेनेंस की टेंशन हमारी नहीं है, वो किराएदार खुद संभालेगा। तो एक ऑप्शन है कि इसमें हमें रेंट देना पड़ेगा 2.5 लाख इंटू 3, 750,000, और इंटरेस्ट पड़ेगा 5 मिलियन, 20%, 3/12, क्योंकि 3 महीने का काम है सारा, 250,000। इस ऑप्शन पे चलते हैं तो ये कॉस्ट पड़ती है। जी, ये दोनों फिगर्स ओके। अच्छा, यहां पर ना एक बात जहन में आनी चाहिए, शायद किसी की आई भी हो, कि वो जो 15,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा वो इसका मालिक खुद ही बियर करेगा, तो ये हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। नहीं, एक खर्चा होना था जो बच गया। हाँ जी, ये वो चीज नहीं है कि होना था अब सेव हो जाएगा। वो होना था ये है कि अगर जॉब ही ना होती तो खर्चा होना होता, तो अगर जॉब ही ना होती तो 15,000 की मेंटेनेंस क्यों पड़नी होती। तो ये वो कॉस्ट सेव वाला नहीं है। जैसे परसों की क्लास में एक सवाल किया था, मटेरियल सी स्टोर में पड़ा हुआ था, बेकार था बिल्कुल, उसको हमने फेंकना था, उसको फेंकने पे 10 रुपए पर किलो खर्च होना था, तो उसको हमने सेविंग लिया था। क्यों सेविंग लिया था? क्योंकि जॉब ना होती तो वो खर्चा पड़ने वाला था, इस जॉब की वजह से सेव होगा। ये वो वाली सेविंग नहीं है। ये जॉब ना होती तो मेंटेनेंस का खर्चा पड़ने वाला था, नहीं पड़ने वाला था भाई, तो इसलिए वो नहीं है 15,000 हमारी सेविंग। ये बात नहीं समझ क्लियर? सेविंग वो होनी है जो ये जॉब ना होती तो खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से बचेगा, तो ये वो नहीं है 15,000। ओके, तो इस 15 का कुछ भी नहीं करना। तो इस ऑप्शन में हमें ये मशीन किराए पे लेना 10 लाख कॉस्ट करेगा 3 महीने के लिए। और दूसरी ऑप्शन में, अच्छा ये ऑप्शन मैंने बोल तो दिया है। ये चीज़ हम पहले एक सवाल में खैर कर भी चुके, टाइची लिमिटेड में मैंने बताया था कि अगर एक ही रिसोर्स लेने के एक से ज़्यादा जरिए होंगे तो हम सस्ता वाला जरिया ही लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं मशीन यूज़ करने की। तो देख लेते हैं सस्ती ऑप्शन क्या है। दूसरी ऑप्शन ये है कि कम से कम 6 महीने का किराया देना पड़ेगा। चाहिए बेशक हमें 3 महीने के लिए, लेकिन उसने लेने ही 6 महीने का किराया है। 160 इंटू 6, 960। और मेंटेनेंस भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी होगा कितना? 20,000 इंटू 3, क्योंकि बेशक मशीन किराए पे 6 महीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन चलानी ही 3 महीने, तो मेंटेनेंस भी तभी आनी है व्हेन मशीनरी इज ऑपरेटिव। तो इसमें हम इसको पिक करेंगे। तो मशीनरी को इस प्रोजेक्ट पे यूज करने की रेलिवेंट कॉस्ट ही होगी। मशीनरी डन, डायरेक्ट मटेरियल। और 3 तरह के मटेरियल चाहिए। पहला क्या है? AA2।
इस जॉब के लिए AA2 कितना चाहिए? अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल की पहली लाइन लिखी है ना, फॉलोइंग रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच। अब ये एक डी जिंक की रिक्वायरमेंट है, तो एक डी जिंक के लिए 15 AA2 चाहिए, टोटल चाहिए 15 × 3500 52,500 इतने चाहिए। इनमें से 50,000 हम ऑलरेडी खरीद चुके हुए हैं, तो ये ऑलरेडी पड़े हुए नहीं हैं, ये ऑलरेडी पड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो कल वाले सवाल की तरह होता। हाँ जी, फिर वो रेलिवेंट कॉस्ट हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते। ये 50,000 हमारे पास नहीं पड़े हुए हैं, इनका हमने ऑर्डर जरूर दे दिया हुआ है। कितने रुपए पे? 75। अभी मार्केट में इस वक्त ये 80 का मिल रहा है, लेकिन हमने बहरहाल 75 का ऑर्डर दिया हुआ है। चलो 50 तो ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं, बाकी मजीद भी तो खरीदने हैं ना, तो वो मजीद कितने खरीदे हैं? 2500, वो तो 80 के खरीदेंगे। न्यू परचेज होगी 2500 × 80, 2 लाख। ये तो खरीदेंगे खरीदेंगे। उन 50,000 के साथ NRV वाला ट्रीटमेंट करना है कि पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं, अभी सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन को, ये जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसे सोचिए कि जब ये जॉब नहीं है, ये जॉब नहीं है, बताएं हम क्या करने वाले थे? हम पेनल्टी पे करने लगे थे। ये कहां लिखा है? ये लिखा हुआ है कि करने लगे थे, ये तो नहीं लिखा हुआ। अब यहां पर एक अकलमंदी लगाएं, ये अभी डी जिंक का ऑर्डर नहीं आया, जस्ट इससे पहले की बात करते हैं। जस्ट इससे पहले क्या हो चुका हुआ है? ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है। नहीं आता डी जिंक जिंदगी में, तो अकलमंदी क्या करते? 50,000 यूनिट्स खरीदते, आने देते, 75 रुपए दे देते, या पेनल्टी देके बात खत्म कर देते? पेनल्टी देके बात खत्म कर देते। सिर्फ 20% पड़ने वाला था। तो ये जो 50,000 यूनिट्स हैं, ये हमने ऑर्डर दिए थे, कल वाले सवाल में खरीद चुके हुए थे, अभी ऑर्डर दिया हुआ है। अगर डी जिंक वाली जॉब ना आती तो हम अकलमंदी ये करते कि वो ऑर्डर कैंसिल करवा देते। यकीनन कैंसिल नहीं लिखा सवाल में कि कैंसिल करने का सोच लिया था, लेकिन पता है सिर्फ 20% पेनल्टी देके जब बात खत्म हो सकती है, तो क्यों जबरदस्ती हम खरीदते? तो इस जॉब से जस्ट पहले हम एक एक्शन यकीनन डिसाइड कर चुके होंगे कि पेनल्टी देनी है। अब इस जॉब की वजह से वो पेनल्टी सेव हो जाएगी। एक मिनट में पूरा कर लूं बस पॉइंट। कितनी पेनल्टी सेव हो जाएगी? 50,000 यूनिट्स, 75 का 20%, 750,000। फिर सुनिए, हम अगर डी जिंक की जॉब से जस्ट पहले की बात करें, क्योंकि जब हमने देखना है ना कि इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इससे जस्ट पहले हम कहां खड़े थे, फिर ही पहचान सकते हैं कि इसकी वजह से अब क्या होगा। तो इससे जस्ट पहले हम क्या कर रहे थे? 50,000 वाला ऑर्डर कैंसिल करने लगे थे, पेनल्टी देने लगे थे। इस जॉब की वजह से अब क्या होगा? 2 काम होंगे, 2 काम। पेनल्टी नहीं देंगे, बचत हो जाएगी, और हम मटेरियल खरीदेंगे तो वो पैसे जेब से जाएंगे। वो 75 पे खरीदेंगे। 50,000 × 75, जी ये दोनों ना लिखें, नेट एक लिख दें, लिख दें। हाँ जी, आप पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? कल वाले क्वेश्चन में ना हम खरीद चुके हुए थे, वो अब हुक्म बदल गया था कि पड़ा हुआ मटेरियल है उसको यूज करना है। सेल कहाँ करते? नहीं, कहाँ, कितने का बताएं? हाँ 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 जी, जब ये देखना है, जब किसी भी आइटम पे सोचना है ना कि रेलिवेंट है कि नहीं है, तो उसकी टिप्स क्या बताइए आपको? इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। कि आउटफ्लो होना था, बच जाएगा, इनफ्लो है। एक इनफ्लो होना था, जाया हो जाएगा, आउटफ्लो है। अब ये जो आखिरी 2 बातें हैं,
इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर से जस्ट पहले हम कहां खड़े थे, फिर आपको लगेगा कि इसकी वजह से क्या होगा। तो इस डी जिंक के ऑर्डर से जस्ट पहले क्या कर रहे थे हम, ये नहीं खरीद रहे थे, ये नहीं खरीदना था, पेनल्टी देनी थी। अब पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, बचत हो जाएगी, और इसको खरीदेंगे तो खर्चा होगा। अब ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, अब कैंसिल नहीं करेंगे। AA2। दूसरा है A78। A78 टोटल कितना रिक्वायर्ड है, 10 इंटू नहीं समझ आया। AA2 वो ऑर्डर आने देंगे ना, अब नहीं कैंसिल करेंगे, तो उससे तो 75 तय हुआ हुआ। नहीं, हमने ना सिर्फ डी जिंक से जस्ट पहले आना है, 2-3 साल पहले नहीं चले जाना। डी जिंक से जस्ट पहले क्या था, ऑर्डर कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे, तो कर चुके थे, फिर अगर ना किया होता वाली बात ही नहीं है। सिर्फ इस जॉब से जस्ट पहले खड़े होकर देखना है हम कहां खड़े। तभी रेलेवेंट पहचानने में ये देख सकेंगे ना कि इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है। तो इस जॉब से जस्ट पहले की पोजीशन पता होगी तो पता चलेगा इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है। AA2 ओके। A78 के चाहिए 35,000 यूनिट्स। A78 के हमारे पास 2 हल हैं, या तो बाजार से खरीद लें या फिर हम खुद बना लें, लेकिन खुद बनाएंगे तो ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि 20% जाया भी हो जाते हैं। तो अगर तो हम लोग इसको खरीदते हैं तो 35,000 इंटू 110 385 रिकॉर्ड 0। या अगर हम खुद मैन्युफैक्चर कर लें तो मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ जाएगा, 35,000 डिवाइडेड बाय 0.8। ये क्यों 0.8? क्योंकि जितने बनाएंगे 20% तो जाया हो जाएंगे, तो हमें तो 35,000 चाहिए, 35 चाहिए ना, और 80 रुपए एक को बनाने में लगता है। 1 ये जो अभी 2-3 दिन पहले एक सवाल किया था वो लेबर के वेज रेट राइज करने वाला, उसमें था कि हम बनाएंगे ज़्यादा, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, एंड 1 लाख चाहिए, तो हमें एंड 35,000 चाहिए। जितने बनाएंगे 20% ज़ाया हो जाएंगे, एंड ये चाहिए 3. हम बनाएंगे ज़्यादा क्योंकि जितने बनाने हैं 20% तो ज़ाया हो जाने हैं, हमें एंड 35 चाहिए क्योंकि 35 चाहिए, तो बस 35 बना लें। ज़्यादा बनाएंगे 80 रुपये मल्टीप्लाई करके ज़ाया होंगे, एंड 35 बचने चाहिए। तो इन दोनों में से फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए, वो तो पढ़नी ही पढ़नी। ये कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट तो नहीं दी हुई। जब आपको मैंने वो रेगुलर यूज वाले मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ाई थी ना, तो कहा था कि या तो हम खरीद लेंगे या फिर खुद बना लेंगे, और खुद बनाएंगे तो सिर्फ वेरिएबल खर्चे लेंगे। तो इसलिए वेरिएबल खर्चे लिए, क्योंकि जिस फैक्ट्री में हम ये खुद भी बना लेते होते हैं उसमें फिक्स कॉस्ट पहले भी पड़ती थी, अब भी पड़ती रहेगी, तो इसलिए इस फिक्स का कुछ भी नहीं करना। और वैसे भी ये 25 रुपये क्या है, क्या है 25 रुपये? ये फिक्स्ड OAR है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वुड बी एब्जॉर्ब्ड एट दिस, ये फिक्स्ड OAR है, तो फिक्स्ड OAR तो रेलिवेंट नहीं लेते हम, इसलिए इसका 25 का कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, A78 हमने कुछ यूनिट्स बनाने हैं, इनमें से 20% ज़ाया हो जाने हैं, जो अच्छे बचने हैं वो 35,000 हैं।
हाँ मैंने एक्स ही लिया है, कैसे निकालूं उसने एक्स बताएं, बताइए ना, कैलकुलेट करके दीजिए, क्या करूं? ये है ना, सामने है ना यार, एक्स निकालना है। ये क्या बना? x माइनस 0.2x क्या बना? x माइनस 0.2x क्या बना? नहीं आई समझ। x माइनस 20% x 0.8x x निकाल लिया, तो ये x को ही इससे मल्टीप्लाई किया। A78 डन। तीसरा क्या है? C11। क्या हुआ? C11 चाहिए हमें इस जॉब के लिए, C11 चाहिए इस जॉब के लिए जो कि 20 रुपए का मार्केट से मिलता है, लेकिन हमारे पास 5000 D50 फालतू पड़े हुए हैं जिनसे हम C11 खुद बना सकते हैं। तो इस D50 से C11 बना लें या C11 मार्केट से खरीद लें? देख लेते हैं जो सस्ता पड़ेगा। अगर हम मार्केट से खरीदते हैं C11, टोटल C11 चाहिए कितना? इतने हमें चाहिए। नहीं, इसमें तो लॉस नहीं है। अच्छा, हमें 17500 यूनिट्स चाहिए। 17500 C11 चाहिए। मार्केट से मिल रहा है कितने का? 20 का। जबकि D50 कुछ पड़े हुए हैं हमारे पास, उससे हम C11 खुद बना सकते हैं। लेकिन कितने D50 पड़े हुए हैं? तो वो सस्ते हुए या नहीं, 5 ही बना सकते हैं बस। तो बाकी 12500 तो खरीदने ही हैं। 12500 कौन से? तो 12500 तो खरीदने ही हैं। अब रह गई बात कि वो जो 5000 D50 पड़े हैं, क्या उनको C11 में कन्वर्ट कर लें या सारे के सारे C11 बाहर से खरीद लें? देख लेते हैं जी। C11 अगर खरीदते हैं तो 20 का मिलेगा, और अगर D50 से C11 बना लेते हैं तो एक तो एडिशनल कॉस्ट आएगी 15, देखिए अगर पड़े हुए D11 से, D11 नहीं D50 अगर पड़े, अच्छा अभी D जिंक से जस्ट पहले हम कहां खड़े हैं? हमारे पास D50 पड़े हुए हैं, अभी जस्ट पहले D जिंक नहीं मिला, D50 पड़े हुए हैं स्टॉक में। क्या सोच चुके होंगे हम उसके बारे में? बेकार है ये हमारे लिए। हम इसको वापस करने वाले थे, चलो सेल करने वाले थे, कितने में? 3 रुपए में। डी जिंग से जस्ट पहले, मैंने फिर बता रहा हूं, जब ये फैसला करना है ना क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, तो हम जिस जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं उससे जस्ट पहले देखें हम कहां खड़े हैं। तो अभी जस्ट पहले हम यहां खड़े हैं कि D50 पड़ा हुआ है और इस फालतू को हमने 3 रुपए पे वापस कर देना था। अगर इस जॉब में इसको यूज किया तो एक तो वो जो 3 मिलना था वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब खर्चा, हाँ ना, 3 मिलना था नहीं मिलेगा तो खर्चा, और 15 रुपए का और खर्चा इसको C11 बनाने के लिए। तो हमें D50 को C11 बनाना 18 रुपए कॉस्ट करेगा, जबकि अगर खरीदते हैं तो क्या करें? हाँ, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं सिर्फ इन 5000 के साथ। तो 5000 पे 18 लगा लेते हैं,
और बाकी 12,500 तो बहरहाल खरीदने पड़ेंगे। नहीं है ही 5,000 ना, पता नहीं मिलेंगे दोबारा नहीं मिलेंगे, पता नहीं ना। ये तो 5,000 पड़े हुए हैं। अब ये 5,000 पड़े हुए हैं, ये हमने कभी खरीदे थे अब पता नहीं कितने के मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि फिर हम ऐसा करते हैं D50 ही खरीद के बना लेते हैं, पता नहीं ना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तभी तो उसने क्वांटिटी तक महदूद कर दिया कि बस 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। वरना अगर और भी खरीद सकते होते ना तो फिर वो 5,000 की कैद ना लगाता, फिर कहता कि C11 हम खरीद भी सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, फिर वो वर्डिंग बदल जाती। हाँ जी, C11 डन, मटेरियल डन जी, कर ली ना। तभी तो 18 लिया है। नहीं देखो, सारे C11 लेते तो वो तो वैसे भी बेचने वाले थे, इस जॉब की वजह से थोड़ी बेच रहे हैं। एक सवाल सुने बाकी भी कि हम C11 सारे खरीद लें और पड़े हुए D50 को बेच दें, तो पड़े हुए D50 को बेचना इस जॉब की वजह से थोड़ी बेच रहे हैं। क्यों? वो तो पहले ही बेचने का फैसला हो चुका था। नहीं देखें, इस वक्त ऑप्शन है ही 5,000 के लिए, बाकी 12,500 पे तो सवाल ही नहीं है ना। 12,500 यूनिट्स का क्या करना है? वो तो खरीदने ही है, उनकी तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ इन 5 की है। तो चलो आप 20 और 18 को कंपेयर नहीं करना चाह रहे, ऐसे करें 5,000 इंटू 20 कर लें, 5,000 इंटू 18 कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन साढ़े 17,500 के साथ D50 का डिसीजन नहीं है, क्योंकि 12,500 तो नैनी के समय खरीदने ही पड़ेंगे। मसला है उन 5,000 का क्या करना है। तो इन 5,000 के लिए कंपैरिजन ही किया है। खरीदते हैं तो इतने का, D50 से काम चलाते हैं तो इतने का। क्योंकि जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि सारे C11 खरीद लें और पड़े हुए D50 बेच दें और उसका नेट आंसर निकाल लें। हाँ, और नहीं, ये तो हो गया ना, सारे खरीद लें तो D50 बेच दें। हाँ ठीक है, सारे C11 खरीद लेंगे हम, 17,500 इंटू 20। अब बोले आगे, ये क्या बनती है? वो 350 बन रही है, 340 बन रही है। नहीं देखो, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। 12,500 तो खरीदने ही है, ऑप्शन तो 5,000 के लिए है। तो मैंने 5,000 का किया तो है कंपैरिजन। कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। D50 की परचेज प्राइस को कंसीडर क्यों करें? D50 पड़ा हुआ है, इतने का खरीदा था, तो वो था क्यों रेलिवेंट लें हम? C11 जी इररेलेवेंट है, क्योंकि वो तो वैसे ही हमने बेचने का फैसला कर ही लिया हुआ था। वो तो हम वैसे ही फैसला कर चुके हैं इसको बेचने का। वो तो वैसे ही करना था ना, इस जॉब की वजह से थोड़ी करना था। क्या इस जॉब की वजह से वो पड़े हुए सेल कर? नहीं, बात है इस जॉब की वजह से, रेलेवेंट है इस जॉब की वजह से। तो कंपनी तो और भी प्रोडक्ट बेच रही है, वो भी इसमें से माइनस कर लेते हैं। और भी लोगों को तनख्वाहें देनी, वो भी यहीं ले आते हैं। पिछले महीने एक जगह किराए पे दी थी, वो भी यहीं से लेस कर लेते हैं। नहीं ना, इस जॉब की वजह से। C11 डन। लेबर
डायरेक्ट लेबर स्किल्ड स्किल्ड लेबर पे पॉइंट नंबर 2 पहले, इसके आप चूंकि चीते चीतियां हो चुके हुए हैं तो ये तो आप कर ही लेंगे। लर्निंग कर्व लग रहा है, जब आप इसको लर्निंग कर्व के थ्रू सॉल्व करेंगे ना, कर लेंगे आप, तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, करिएगा 1024 प्लस 1092, हाँ जी 2116। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो टोटल आवर्स आ जाएंगे 2116। ये लर्निंग कर्व से नहीं होगा, हो गया। अच्छा जिसने जाने चला जाए हैं, आप तो चले जाएं, सवाल सॉल्व करने देना यार। ऐसी जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो पढ़े ना, जिन्होंने नहीं पढ़ना अगली दफा पढ़ना है वो अगली दफा आ जाए। लेकिन लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन, अच्छा सीरियसली लर्निंग कर्व की बहुत कर ली है प्रैक्टिस, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर इतना निकल आएगा, राउंडिंग ऑफ का फर्क बिल्कुल हो सकता है। ये लर्निंग कर्व सॉल्व करके टोटल आवर्स रिक्वायर्ड इतने निकल आएंगे। हमने स्किल्ड वर्कर्स को ऑलरेडी हायर किया हुआ है और उनके साथ रेट तय किया हुआ है 1000 पर आवर का। पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूं। आरएल हैड हायर्ड स्किल्ड लेबर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी 1000 पर आवर पे, और तय ये किया हुआ है कि अगर हमने इनसे काम ना भी लिया फिर भी 200 घंटों के आधे पैसे तो देंगे ही देंगे। चाहिए टोटल इतने घंटे, जिनमें से ऑलरेडी स्पेयर हमारे पास आइडल कितने अवेलेबल हैं 200। ये तो ऑलरेडी कमिटेड है, मजीद काम कितना लेना होगा उनसे, ये हमें मजीद रिक्वायर्ड है। ये लर्निंग कर्व से निकला है, इतने के हमने उनसे ऑलरेडी पैसे तय किए हुए हैं। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। इफ ऑर्डर फ्रॉम एसएल यानी डीजिंग वाला इज नॉट एक्सेप्टेड 200 लेबर आवर्स वुड बिकम आइडल एंड आरएल विल हैव टू पे। तो ये 200 ऑलरेडी हायर्ड वाले में आ गए, बाकियों के लिए उनको और पैसे दे देंगे जी, लेकिन उन्हीं लोगों से काम लेना है हमने। हाँ जी स्पेयर हो जाएंगे तब उनसे यहां काम ले लेंगे। अब इसमें रेलेवेंट कॉस्ट ये बन जाएगी कि जो हमने ऑलरेडी उनसे तय किए हुए हैं आधे तो देने ही देने थे, तो 200 इंटू 1000 में से रेलेवेंट रह गए बाकी आधे। एक लाख, और जो नए आर्ट्स काम लेने हैं उसके तो देंगे 1000। कौन सा 1000? ये 1000 कहां से आया? 1000 कहां से आया? ये तो उनसे रेट तय किया ना, पहली लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा यार देखें, आखिरी दिन ना बेइज्जती करा के ना जाए। जिन लोगों ने वाकई नहीं पढ़ना है ना सीरियसली, वो 15-20 मिनट चले जाएं बाहर, ताकि जिन्होंने पढ़ना है उनको तो ध्यान से बता सकूं। सवाल पूरा कराना इस वक्त ज्यादा जरूरी है ना। पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व हो गया, ये आंसर निकल आया। पॉइंट 1, हमने ये स्किल्ड लेबर ऑलरेडी हायर कर लिए हुए हैं 1000 रुपए पर आवर से, और चूंकि ये पहले ही हायर कर लिए थे, इनसे जिंग बनवाना था। अब जिंग तो बनना नहीं है, लेकिन चूंकि उनको हायर किया हुआ है और तय किया हुआ है कि 200 घंटे वो बेशक फारिग बैठेंगे अब, लेकिन पैसे फिर भी उनको देंगे। सारे पैसे देंगे
तो आधे पैसे तो उनको पहले भी देने थे। अब जब हमने इस जॉब में उनसे काम ले लेना है तो पूरे पैसे देंगे। हाँ ना, देखें पहले अगर डीजिंग नहीं है तो उनको 200 घंटों में फारिग बिठा के 500 देने थे ना। अब क्या होगा, अब उनसे डीजिंग बनवाएंगे और पूरे 1000 देंगे। तो इस डीजिंग की वजह से क्या हुआ, मजीद 500 देना पड़ा। ये वो 500 रेलिवेंट है। ये वो था जब मैंने कहा था कि हायर्ड है ऑलरेडी और फारिग बिठा के रिड्यूस्ड रेट देना था। तो जो डिफरेंस है वो रेलिवेंट है, और जो नया काम लेना है वो तो लेना ही है 1000 रुपए पे। 1916 ये स्किल्ड लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। बस लास्ट ही रह गया वेरिएबल, तो सिंपली 125 लगना है। ये 0.3 बस रह गई बात। स्किल्ड लेबर डन, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड लेबर के टोटल कितने चाहिए, 1.5 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी यूनिट। तो सेमी स्किल्ड के टोटल आवर्स चाहिए 1.5 इंटू 5 टू इतने आवर्स चाहिए। मार्केट में शॉर्टेज है तो बस 4000 घंटे अवेलेबल है 600 पर आवर पे, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम आपको ओवरटाइम भी करके देंगे और उसके लिए वो रेट 50% हायर लेंगे। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 3 दोबारा सुने होश से। अब हम पॉइंट 3 सेमी स्किल्ड का कर रहे हैं। पहले के इस लेबर को हायर कर लिया हुआ था, वो खत्म हो गई बात, स्किल्ड वाली बात खत्म हो गई हुई है। वो जो ऑलरेडी हायर कर चुके थे, जो ऊपर सवाल के दूसरे पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, वो स्किल्ड की बात हो रही थी। वो स्किल्ड है जिसको ऑलरेडी हायर कर लिया हुआ था। सेमी स्किल्ड तो अभी है जो चाहिए, बस ये नहीं है ऑलरेडी हायर्ड। पॉइंट नंबर 3 पे वापस, सेमी स्किल्ड के हमें चाहिए 52-50 घंटे। क्या बात, 5000 क्यों यूज करने हैं? किधर है 5000? डी जिंक के हम बना रहे हैं, वो D50 था। बस खत्म हो रही है, खत्म हो रही है क्लास। डी जिंक के 3500 यूनिट्स बनाने हैं। जाग रहे हैं, जिंदा है। 3500 यूनिट्स बनाने हैं और एक के लिए 1.5 घंटा लगना है, तो इतने आवर्स चाहिए। 4000 आवर्स नॉर्मल अवेलेबल है और बाकी के लिए वो ओवर टाइम लगाने को तैयार है। तो अगर हम उन्हीं लोगों से 4000 घंटे काम ले लें 600 रुपए, और बाकी 1250 900 रुपए, 50% हायर 900 रुपए, 1125। तो अगर हम इन लोगों से काम लेते हैं तो 3525 ट्रिपल ले। ये क्या हो रहा है? सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट कर रहा हूं कैलकुलेट। क्या कहां से आया? $1250 कैसे आया? हमें 52,500 घंटे चाहिए, 4000 नॉर्मल रेट पे मिल जाएंगे, बाकी 1250 ओवर टाइम लेना पड़ेगा उनसे। ये है अगर हम सेमी स्किल्ड वालों से ये काम करवा लें। लेकिन इसी काम की हमारे पास और ऑप्शन ये है कि हम ये काम अनस्किल्ड से करवा लें। यही काम अनस्किल्ड से करवा लें, अनस्किल्ड का कोई और काम है? क्योंकि अल्टरनेटिवली अगर हम अनस्किल्ड से करवाएंगे तो उसमें फिर 2 ऑप्शंस हैं। अगर हम अनस्किल्ड से काम करवाते हैं
अगर अनस्किल्ड से काम करवाते हैं तो वो 200 रुपए पर आवर लेंगे, लेकिन टाइम 3 गुना लेंगे, 300%। 300% मतलब 3 टाइम्स। तो अगर हम काम लेते हैं अनस्किल्ड से तो वो पैसे तो लेंगे 200, लेकिन जो काम 52-50 घंटों में इन्होंने करके देना था वो अब इतने घंटों में करके देना। 300% मतलब 3 टाइम्स। पैसे लेंगे वो 200। 315। पहले इसको हजम करें, चलें फिर कर लें। जो काम इन लोगों ने 52-50 घंटों में करके देना था, ये उससे 3 गुना टाइम लगाएंगे। पैसे सस्ते लेंगे लेकिन टाइम लगाएंगे, चलो फिर भी सस्ता ही है। और अगर हम इनके सर पे कोई ट्रेनर ले आए और उस ट्रेनर को 3 लाख रुपए दें, तो ये काम जो 3 गुना में करना था वो 2.5 गुना में कर देंगे। टू 6, लेकिन साथ ट्रेनिंग के ऊपर 3 लाख खर्च करना पड़ेगा। 2925। अब एक ही काम के हमारे पास 3 रास्ते हैं, तो ये भी बस ये था सवाल। एक रह गया वेरिएबल ओवरहेड्स, 125 रुपए OAR है, इनटू 2116। और सवाल की फाइनल सॉल्यूशन की शक्ल ये है, मशीन कौन सा वाला 1, डायरेक्ट मटेरियल AA2 35 लाख, A78 नहीं, ये 35 था भाई, AA2 क्या था 32, ये 35 है। C11 340, डायरेक्ट लेबर स्किल्ड 20, सेमी स्किल्ड 29, और वेरिएबल ओवरहेड्स 125 इंटू 2116 26। ये है एंड आंसर। नहीं, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 3500 से, वो एंड आंसर है। क्या हुआ? अनस्किल्ड लिखते हैं, अनस्किल्ड लिखते हैं, उनका काम लिखा है मैंने यहां। ये थे जी 20 नंबर। रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स पे आए। हाँ, तो इसके नोट होते हुए भी आ सकते हैं। रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स, आखिरी पेज। रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स, आखिरी पेज। अगर हमें इस जॉब के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, पढ़ लिए। अगर हमें इस जॉब के लिए कोई मशीन खरीदनी है, किराए पे लेने नहीं कह रहा, किराए पे लेने की बात नहीं हो रही, किराए पे लेना है तो फिर तो वो किराया रेलिवेंट है। अगर एक मशीन चाहिए ओन्ड, तो 2 बातें हैं, या तो इस जॉब के लिए नई खरीदनी पड़ेगी, या पहले वाली जो है मौजूद को यूज करना पड़ेगा। अगर नई खरीदनी पड़ेगी तो रेलिवेंट क्या होगा? जितने की मशीन होगी सारी इसी जॉब को डाल दें, वो बाद में भी यूज होनी है भाई। तो उस नई मशीन में से जितना इस जॉब पे यूज हो जाएगा वो रेलिवेंट है, जो कि डेप्रिसिएशन की शक्ल में भी हो सकता है। इसलिए मैंने एक सवाल किया था एक दफा स्प्रिंग 17, उसमें आपको कहा था रीजन बाद में बताऊंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन में ले रहा हूं रेलिवेंट, क्योंकि वो एक नया प्लांट खरीदना था। दोबारा सुने, अगर इस जॉब के लिए एक नया एसेट खरीदना है,
तो उसकी रेलिवेंट क्या होगी, उसको जितना यहां यूज कर लेंगे, वो डेप्रिसिएशन की शक्ल में भी हो सकती है। और डेप्रिसिएशन मजबूरी है। असल रीजन, असल चीज ये है कि अगर इस जॉब के लिए हम एक प्लांट 3 मिलियन का खरीदेंगे और जब ये जॉब खत्म हो जाएगी तो ये 24 लाख वर्थ का बच गया होगा। असल ये है, दोबारा नया प्लांट खरीदना होगा इस जॉब के लिए, जितने का खरीदेंगे माइनस जितना इस जॉब के बाद उसकी वर्थ बचती होगी, इसका डिफरेंस है जो ये प्रोडक्ट खा जाएगा, ये रेलेवेंट है। लेकिन सवाल में इसका डाटा नहीं होता आज तक, तो फिर डेप्रिसिएशन से भी काम चल जाएगा। ये नई मशीन की बात कर रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है। और अगर पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं तो वो तो खरीद भी चुके, डेप्रिशिएट भी हो रही है, रेलेवेंट क्या होगा अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ रही है तो। जैसे एक सवाल में रेंट इनकम की कुर्बानी देनी पड़ रही थी, एक सवाल था जिसमें 15 दिन के लिए मशीन हमने इस्तेमाल करनी थी, तो रेंट इनकम की कुर्बानी देनी पड़ी थी, तो जो कुर्बानी देनी पड़ी है वो रेलेवेंट, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। लैंड का अगर हम क्या फायदा उठा रहे थे तो उसकी कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। हो सकता है लैंड हमने पार्किंग किराए पे दी हुई थी, तो वो पार्किंग इनकम फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लैंड बिला वजह तो नहीं रखी थी ना, कुछ तो कर रहे होंगे ना, वो आपने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में पढ़ा है, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, ये शॉर्ट टर्म पढ़ने में। ठीक है जी, ये स्पेशल ऑर्डर खत्म हो गया और बाकी फिर मैं जब ज्वाइन करूंगा वापस तो बाकी फिर कॉस्ट उसके बाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।